वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम 2021 में जो फाइनल एग्जाम आया था उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। ये 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। और हम क्यों कर रहे हैं 2021 का ओल्ड पेपर, क्योंकि जो भी ओल्ड पेपर है उनमें से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आने वाले टाइम में जो आपका पेपर होगा वो किस स्टाइल का होगा और कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चन है जिनको हम जल्दी जल्दी से करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का चर है? ऑप्शन है मांग की लोच, मुद्रास्फीति, लगान का सिद्धांत, वस्तु की कीमत। तो जो मुद्रास्फीति है वो समष्टि अर्थशास्त्र का चर है, जबकि अन्य है मांग की लोच, लगान का सिद्धांत, वस्तु की कीमत। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के चर हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मांग में वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? ए, पूरक वस्तु की कीमत में कमी, बी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, सी, प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में वृद्धि, डी, उपरोक्त सभी। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि तब होती है जब वो कीमत के अन्य के अलावा अन्य तत्वों की वजह से होती है। तो तीनों की वजह से मांग में वृद्धि होती है। अगर पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तब भी उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे अगर कार की कीमत कम होगी तो पेट्रोल की मांग ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोग कार को ज़्यादा खरीदेंगे। कार ज़्यादा खरीदने से पेट्रोल की मांग भी बढ़ेगी। उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उसके पास आय ज़्यादा होने से वो वस्तु की मांग ज़्यादा करेगा। प्रतिस्थापित वस्तुएं जैसे पेप्सी और कोका कोला, अगर एक की कीमत बढ़ जाती है, मान लो पेप्सी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग पेप्सी को कम पसंद करेंगे और उसके सब्स्टिट्यूट कोका कोला को ज़्यादा पसंद करेंगे, तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब सीमांत आय यानी एमआर शून्य है तब क्या होता है? टीआर न्यूनतम होता है, टीआर शून्य होता है, टीआर अधिकतम है, या टीआर एमआर के बराबर है? तो जब एमआर शून्य होता है उस टाइम पे जो टीआर होता है वो मैक्सिमम होता है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, स्थिर लागतें होती हैं। ऑप्शन दे रखे हैं बिजली बिल, कच्चे माल की खर्चे, दैनिक मजदूर की मजदूरी, स्थिर पूंजी पर ब्याज। तो स्थिर लागतें वे लागतें होती हैं जिनका प्रोडक्शन के कम या ज़्यादा होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर प्रोडक्शन जीरो है तब भी उनकी कुछ ना कुछ लागत होती है, और प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है तब भी वो सेम रहती है। तो जो बिजली का बिल है वो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा बिजली उतनी ही ज़्यादा यूज होगी। तो जो बिजली का बिल है वो एक वेरिएबल कॉस्ट है। कच्चे माल के जो खर्चे हैं वो भी वेरिएबल है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कच्चे माल का खर्चा है वो भी बढ़ेगा। दैनिक मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होगी। लेकिन स्थिर पूंजी का जो ब्याज है जो आपने ले रखा है लोन पर, तो वो फिक्स है, मेंशन भी है स्थिर पूंजी है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, स्थिर पूंजी पर ब्याज। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कीमत में 18% वृद्धि होने के कारण पूर्ति में 27% वृद्धि होती है तो पूर्ति की लोच निकालिए। तो जो पूर्ति की जो लोच निकालने का फॉर्मूला होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि पूर्ति में जितना चेंज हुआ है 27%, और कीमत में जितना पे चेंज हुआ है, परसेंटेज चेंज हुआ है, उनको डिवाइड कर देंगे। तो 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 3/2, और क्रॉस करने पर 1.5, 2 एकम 2, फिर बच जाएगा तो पॉइंट लग के 1, तो 1.5 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। इसमें प्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान है, ये गलत है। अप्रत्यक्ष प्लस अनुदान यानी कि सब्सिडी, ये भी रोंग है। अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान ये सही है। तो जो आंसर सी होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा बैंक करेंसी जारी करने के लिए अधिकृत है? यानी कि किसके पास ऐसी पावर है जो करेंसी जारी कर सकता है? ऑप्शन है केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो केंद्रीय बैंक है उसको नोट जारी करने का अधिकार होता है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सही समीकरण चुनिए। ए बी सी इक्वल है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जो कि रोंग है। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एम पी सी कहलाता है, ना कि ए पी सी। एम पी सी इक्वल है 1/1 माइनस
APC ये भी गलत है। K इक्वल है 1/1 माइनस MPC ये बिल्कुल सही है। K इक्वल है 1/1 माइनस MPS ये भी रोंग है। तो जो आंसर होगा वो C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 केंज के अनुसार AD और AS के मध्य संतुलन की अवस्था के अंतर्गत होता है। अपूर्ण रोजगार संतुलन, पूर्ण रोजगार संतुलन, पूर्ण रोजगार से अधिक संतुलन, उपरोक्त सभी। तो केंज के अनुसार AD और AS में संतुलन हो सकता है और वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है। पूर्ण रोजगार की भी हो सकती है, पूर्ण रोजगार की भी और पूर्ण रोजगार से अधिक संतुलन की भी। तो जो आंसर होगा वो D होगा, उपरोक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट के उद्देश्य हैं? आय व धन का पुनः वितरण ये सही है। आर्थिक स्थिरता ये भी सही है, ए और बी दोनों। डी सार्वजनिक उद्यम को निजी क्षेत्र में परिवर्तित करना ये रोंग है। तो जिसका सही आंसर होगा वो सी होगा। जो सरकार बजट है इसलिए जारी करती है ताकि आय और धन का पुनः वितरण हो सके और देश में आर्थिक स्थिरता बनाई जा सके। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 वस्तु विनिमय की स्थिति उस अवस्था में होती है जहां पर वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता है। नाम से ही पता लग रहा है वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन। विनिमय का मतलब लेन देन होता है, वस्तु मतलब वस्तु ही। तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय होता है यानी कि एक्सचेंज होता है, ये बिल्कुल सही है। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय नहीं होता, ये गलत है। वस्तुएं धातु के बदले विनिमय की जाती है, ये भी गलत है। उपरोक्त सभी ये भी गलत है। तो जो इसका आंसर होगा वो ए होगा। वस्तु विनिमय वो सिचुएशन होती है जिसमें वस्तु का वस्तु के रूप में विनिमय होता है। गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से व्यापार संतुलन में शामिल नहीं है। सेवाओं का आयात निर्यात। व्यापार संतुलन में सिर्फ वस्तुओं लेन देन को शामिल किया जाता है, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। देश के मध्य ब्याज व लाभांश को जो भुगतान होता है वो भी व्यापार से इसमें शामिल नहीं होता। व्यापार संतुलन में सैलानियों द्वारा जो खर्च किया जाता है वो भी शामिल नहीं होता। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 राष्ट्रों के धन एवं प्रकृति की खोज नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई थी। तो एडम स्मिथ द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 वस्तु की आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति को डैश कहा जाता है। तो वस्तु की आवश्यकता संतुष्ट करने वाली शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है, यूटिलिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पेप्सी और कोक डैश वस्तु के उदाहरण है। तो जो पेप्सी और कोक है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, तो उन्हें प्रतिस्थापित वस्तुएं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 परिवर्तनशील अनुपात का नियम डैश में लागू होता है। तो परिवर्तनशील अनुपात यानी घटते बढ़ते अनुपात का नियम है वो अल्पकाल में लागू होता है। तो जो आंसर होगा वो होगा अल्पकाल। क्वेश्चन नंबर 17 जब औसत लागत घट रही होती है तब सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के डैश होता है। तो जब AC घट रही होती है तो MC वक्र है वो AC वक्र के नीचे होता है। तो जो आंसर होगा वो होगा नीचे। और जब AC वक्र बढ़ रही होती है ऊपर होती है तो MC वक्र उससे ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर डैश होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर AR इक्वल MR होता है। क्वेश्चन नंबर 19 वह कीमत जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है संतुलित कीमत कहलाती है। तो जो आंसर होगा सम्मान यानी कि सम्मान बराबर इक्वल होंगे मांग और पूर्ति, तो उसे हम संतुलित कीमत कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 द्वैधाधिकार बाजार में डैश विक्रेता होते हैं। तो जो द्वैधाधिकारी नाम से पता लग रहा है उसमें 2 विक्रेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन डैश के अंतर्गत किया जाता है। तो रोजगार का जो सिद्धांत है वो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 व्यक्तिगत प्रयोजय की गणना करने के लिए व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है, क्योंकि प्रयोजय वो आय होती है जिससे उपभोक्ता खर्च कर सकते हैं, व्यक्ति खर्च कर सकते हैं। तो वो तब निकाली जाती है जब उनकी आय में से जो प्रत्यक्ष कर माइनस कर दिया जाता है। जो अप्रत्यक्ष कर है वो वस्तुओं पर लगता है, जबकि जो प्रत्यक्ष कर है वो व्यक्तियों पर लगाया जाता है, आय पर लगाया जाता है। तो जो आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 23 डैश क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाएं प्रदान करता है। तो जो तृतीय का क्षेत्र है वो सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 डैश मुद्रा में शामिल किए जाते हैं। तो करेंसी और बैंक जमाएं हैं वो मुद्रा में शामिल की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 साख
गुणक है वो क्या होता है? सा गुणक होता है डिमांड डिपॉजिट डिवाइड कैश डिपॉजिट, मांग जमाए बटे में नगद जमा। क्वेश्चन नंबर 26, परंपरावादी रोजगार के सिद्धांत के अनुसार डैश एक सामान्य अवस्था है। तो पूर्ण रोजगार की जो अवस्था है वो परंपरावादी रोजगार के सिद्धांत के अनुसार एक सामान्य सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 27, कुल खर्चे अगर ज़्यादा है कुल प्राप्ति से तो उसे हम घाटे का बजट कहेंगे, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो रहा है और आमदनी कम है। टोटल एक्सपेंडिचर है वो ग्रेटर है और टोटल रिसिप्ट है वो कम है, तो इसे हम डेफिसिट बजट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल डैश मदें शामिल होती हैं। तो व्यापार संतुलन में अभी हमने कहा केवल दृश्य मदें शामिल होती हैं, दृश्य मदें में वस्तुएं शामिल होती हैं। सही और गलत बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक 1890 में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। टू इंडिफरेंस कर्व कैन कट ईच अदर, ये बिल्कुल गलत है। दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिस्थापित वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज इलास्टिक, ये बिल्कुल सही है। आगे पूर्ति और स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। पूर्ति और स्टॉक में दोनों में अंतर होता है, पूर्ति स्टॉक का एक भाग होती है। आगे घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है, बिल्कुल सही है। घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है। घटते प्रतिफल नियम का मतलब ये है कि जैसे हम उत्पादन को बढ़ाना शुरू करते हैं तो उनसे जो रिजल्ट मिलता है वो घटते प्रतिफल में मिलता है, यानी कि उतना रिवार्ड नहीं मिलता जितना हम उन पर साधन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मुद्रा में केवल करेंसी नोट शामिल है, ये बिल्कुल गलत है। मुद्रा में केवल करेंसी नोट नहीं बल्कि मांग जमाएं भी शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्यापारिक बैंक साख का निर्माण नहीं कर सकते, ये गलत है। क्रेडिट फॉर्मेशन है, यानी कि जो साख का निर्माण है वो व्यापारिक बैंकों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 31, खुली अर्थव्यवस्था में एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड है वो बराबर है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये बिल्कुल सही है। जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो उपभोग, निवेश, सरकारी खर्चे और एक्सपोर्ट और माइनस इम्पोर्ट का जोड़ होती है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 38, कर एक अनिवार्य भुगतान है, टैक्स इज ए लीगल पेमेंट, ये बिल्कुल सही है। जो टैक्स है वो सभी को देना होता है, जिस पर सरकार लगाती है, ये अनिवार्य भुगतान है, इसको टाला नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 39, सरकारी बजट प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत होता है, ये भी सही है। सरकारी बजट है वो एक वर्ष का लेखा जोखा बताता है और ये प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, एक देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। जो भुगतान शेष है, भुगतान संतुलन है वो हमेशा संतुलित रहता है, लेकिन जो उसके अलग अलग खाते हैं, चालू खाता है जैसे और पूंजी खाता है, उनमें असंतुलन हो सकता है, लेकिन वो बाद में अगर उनका इकट्ठा जोड़ किया जाए तो जो भुगतान संतुलन है वो हमेशा संतुलित होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।